अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मुख्तलिफ टाइप ऑफ प्रोटीन्स की। आज हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है कोलेजन प्रोटीन का। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोलेजन जो है कॉर्निया, टेंडन, स्क्लेरा और हमारी स्किन वगैरह में पाई जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। तो कोलेजन का ये प्री प्रो कोलेजन कहलाता है। ये इसका जो सिंगल स्ट्रैंड है हेलिक्स का, ये वो शक्ल पाई जाती है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म, आम फॉर्म में ये इस हालत में होता है। और जो सी है, ये मुख्तलिफ जो चेन्स हैं जब ये कॉइल कर जाती हैं तो फिर ये इस तरह से नज़र आती हैं। और इसकी डिटेल सारी आपकी यहाँ बुक में सामने चैप्टर पे लिखी हुई है। अब हम इसको यहाँ से इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये एसोसिएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू कोलेजन। असल में ये जो है स्टेजेस हैं कोलेजन की कि ये बनती कैसे है। हेलिक्स है इसका सिंगल स्ट्रैंड, जिसे प्री प्रो कोलेजन कहते हैं। अगर हम सिंगल स्ट्रैंड को ऑर्डिनरी फॉर्म में देखें, थ्री कॉइल स्ट्रक्चर जो है प्रो कोलेजन का कन्वर्ट होता है ट्रोपो कोलेजन में। यानी तीन कोलेजन के सिंगल जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में मिलकर कोलेजन बनाते हैं, जिसे हम ट्रोपो कोलेजन कहते हैं, जो कि ये है। तो असल जो मॉलिक्यूल है वो ये बनता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ इसकी डिटेल की कि कोलेजन जो प्रोटीन है इसमें मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन दो जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये ज़्यादा पाए जाते हैं, 25% बनाते हैं। इसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता। टायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो बहुत कम होता है। इट इज़ द ओनली प्रोटीन आउट ऑफ 25 प्रोटीन्स टेस्टेड विद विच फाउंड टू कंटेन हाइड्रोक्सी लाइसिन। इसमें हाइड्रोक्सी लाइसिन भी होता है, अदरवाइज आमतौर पर हाइड्रोक्सी लाइसिन बहुत कम प्रोटीन्स में पाया जाता है। तमाम जो कोलेजन्स होती हैं वो सेम नहीं होती। इसकी भी आगे से मुख्तलिफ डिफरेंट 19 किस्में जो हैं वो ढूंढ ली गई हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सेवरल ऑफ विच आर नॉन फिब्रिलर, और बहुत सारी ऐसी हैं जो फाइबर लाइक भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोलेजन एक बड़ा ग्रुप है मुख्तलिफ प्रोटीन्स का, जिसमें मेन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ा सा सेम नज़र आएगा, लेकिन कहीं कहीं अमाइनो एसिड के जो रेजिड्यूज़ हैं वो आपको फ़र्क नज़र आएंगे। अब देखें यहाँ पर हम बात करें कि कोलेजन जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एज प्री प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल विद इन द मीजेनकाइम सेल्स सच एज फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट मखसूस सेल्स हैं जो कि आगे आने वाले सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मीजेनकाइम सेल्स जो हैं ये मीजोडर्म से अराइज होते हैं। इसके अलावा फिब्रोब्लास्ट मीजेनकाइम सेल्स की एक किस्मों में से एक किस्म है, ये प्री प्रो कोलेजन को पैदा करती है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सीलेशन करती है प्रोलीन की, लाइसिन की। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है वो भी इसमें आकर अमाइनो एसिड्स की शक्ल में लग जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की जो पाई जाती हैं कोलेजन्स, उनमें किसी में ऑक्सीडेशन हुई होती है, किसी में रिडक्शन हुई होती है, किसी में ग्लाइकोसाइलेशन हुई होती है। ये तीन अलहदा फिनोमिनॉन हैं। किसी के साथ भी अगर जो ग्रुप है वो लग जाए तो उसे ग्लाइकोसाइलेशन भी बोलते हैं। और मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीन डेफिनेशन बताई थी। ऑक्सीजन का लग जाना, हाइड्रोजन का निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन है। और इन्हीं तीनों बातों को अगर आप उलट कर लें तो वो रिडक्शन हो जाती है। तो हाइड्रोक्सिलेशन इज कैटेलाइज्ड बाय स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिलेजेस विच नीड एस्कॉर्बिक एसिड फॉर देयर एक्टिविटी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में ये होता है। तो इसकी प्रेजेंस में जो कैटालिसिस होती है उसे हम हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। तो प्रो कोलेजन जो है वो सेल्स के अंदर ट्रिपल हेलिक्स की शक्ल में आती है, यानी तीन फाइबर जो है वो मिलकर आपस में इस तरह से रहते हैं। तो प्रो कोलेजन जो है जनाब ये हमारे सेल्स में पाई जाती है। प्रो कोलेजन जो है ये ट्रोपो कोलेजन में कन्वर्ट की जाती है। एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं। प्रो कोलेजन पेप्टाइडेजेस ये कहलाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। हर एक में 1000 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये हेलिकल यानी स्प्रिंग लाइक होती हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये लेफ्ट हैंड टाइप कहलाती हैं, क्योंकि ये दूसरे रुख पर जो है ये बल पैदा करती हैं। तो ट्रोपोकोलेजन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रॉड शेप मॉलिक्यूल हैं। 300 नैनोमीटर इनकी लंबाई है, 1.5 नैनोमीटर इनकी थिकनेस होती है। अब बात कर लेते हैं इनकी बाकी की बायोकेमिस्ट्री की। जी, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रोपोकोलेजन चेन्स एसोसिएट टू फॉर्म कोलेजन माइक्रोफिब्रिल्स। ये बहुत ही छोटे रेशे बनाते हैं, क्योंकि इन्हें हम आँख से नहीं देख सकते तो इन्हें हम माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड हेड टू टेल इन पैरेलल बंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे ऐसे जो फाइबर्स हैं कोलेजन के वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो पैरेलल ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आपस में कॉइल अप हुए होते हैं।
इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है, हम इसको ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि माइक्रोफिब्रिल की शक्ल में जो सारे कोलेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो चेन्स होती हैं वो पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के साथ मर्ज हुई होती हैं और ट्विस्ट हुई होती हैं। इसको जो स्टेबिलिटी है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी देती है। मॉलिक्यूल ऑफ कोलेजन कैन नॉट बी स्ट्रेच, इससे आप खींच नहीं सकते, इससे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। इन एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द कोलेजन मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्पेशल फंक्शन टू गिव स्ट्रेंथ टू द फिब्रस फ्रेमवर्क ऑफ द पैरेन्काइमेटस ऑर्गन। हमारे जितने भी ऑर्गन पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए हैं, मेनली पैरेन्काइमा ये मीजोडर्म जो होती है एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स उससे बनी होती है, तो ये सारे उससे सिंथेसाइज हुए होते हैं। तो कोलेजन मॉलिक्यूल जो है उनमें लचक थोड़ी सी फराहम करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि ऑर्गन जो है अपनी साख्त खो दे। कोलेजन फाइबर्स कैन सपोर्ट अप टू 10,000 टाइम्स देयर वेट एंड अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर दे आर इवन स्ट्रॉन्ग लाइक स्टील वायर्स। ये स्टील वायर की तरह बारीक हैं, डायमीटर भी इनका सेम है, लेकिन ये साख्त को पिचकने नहीं देते, ख़राब नहीं होने देते। एक हद तक जो है वो लचक जो है वो पैदा करते हैं। इनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो इस्टेब्लिश करती है कोलेजन की चेन्स को। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है कि अगर चेन्स इस रुख हैं तो दूसरी तरफ से चेन्स इस रुख मौजूद होंगी, एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से, समझ लीजिए। तो ये आपस में जो है वो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से तनाव सख्ती जो है उसकी कैफियत जो है वो खासी अच्छी हो जाती है। जैसे चटाई आपने देखा होगा कि उसमें हॉरिजेंटल जो है वो लगाया जाता है फाइबर, और फिर वर्टिकल लगाया जाता है फाइबर, तो वो आपस में बुन जाते हैं बिल्कुल, और उसमें खाली जगह कहीं नहीं रहती। तो इधर कोलेजन का भी यही हालत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें डिक्रीज सॉल्युबिलिटी है, ये स्टिफनेस फराहम करती है। कोलेजन को अगर पानी में बॉयल किया जाए जिसमें थोड़ा सा एसिड हो तो यह जेलेटिन बना देती है। इस प्रोसेस में कोलेजन जो है उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेलेटिन जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो इसमें कोई ख़ास ग़िज़ाइयत शामिल नहीं है, इसलिए इसको खाने में हमें कोई ख़ास न्यूट्रिशन नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। फिर बात कर लेते हैं कोलेजन की। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो सब्सटेंसेस हैं मेटाबॉलिकली उनके मुकाबले में थोड़ी सी स्टेबल है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करती है। एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो ये बहुत सारे हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बोन्स की डिसऑर्डर्स हैं और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्किन रिलेटेड हैं, उनमें ये इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कोलेजन वक्त पड़ने के साथ साथ एजिंग के साथ साथ हमारे जिस्म से घिसती चली जाती है और ख़त्म होती चली जाती है और नई सिंथेसाइज नहीं हो रही होती। यही वजह है कि इसके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने से आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि उम्र बढ़ने की एक निशानी होती है। ऑस्टियोजेनेसिस में ये इम्परफेक्टली बनती है, नॉर्मल वे में नहीं बनती, और जो बनती भी है वो कम मिकदार में होती है। इसलिए जहाँ जहाँ बोन्स के अंदर ये स्ट्रक्चर में पाई जाती है वहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन जगहों पर ये ग्लाइसिन जो है इसको रिप्लेस किया जाता है सिस्टीन की वजह से। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लूज जॉइंट्स और सीन वेयर सेरीन रिप्लेसेस ग्लाइसिन। ऐसी जगह जहाँ पर जॉइंट्स में ये पाई जाती है उन जगहों पर ये इस तरह से डैमेज करती है कि वहाँ पर जो कंपाउंड हैं वो अमाइनो एसिड्स लेवल पर एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए इसमें फर्मनेस, सख्ती, तनाव की कैफियत कम हो जाती है। तो जो सीरीन है वो ग्लाइसिन की जगह आकर लग जाती है। तो इस कंडीशन को एहलर्स डैनलॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जैसे कि मार्फन सिंड्रोम है, जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनको लंबी थिन एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो देखनी पड़ती है, यानी उनके जो लिम्स हैं वो पतले लंबे हो जाते हैं, उनमें गर्थ नहीं रहती। डिसलोकेशन ऑफ आई लेंस हो जाता है, यानी आई जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाता है। इसके अलावा आयोटिक एन्यूरिज्म है, ये आयोटिक आर्चेज से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है ये वो है, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो भी पिचकती नहीं है, वो भी अपनी साख्त खोती नहीं है, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ साथ उनमें कनेक्टिव टिश्यू, उनमें जो इलास्टिसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, तो वो फिर सख्ती का शिकार हो जाती हैं। अगली प्रोटीन की बात कर लेते हैं, ये इलास्टिन है। एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस प्रोटीन है, सेल्स के अमूमन बाहर पाई जाती है, इलास्टिक in नेचर है इसलिए इसका नाम इलास्टिन रखा गया है। टेंडन्स और आर्टरी में पाई जाती है, ये जेलेटिन में कन्वर्ट नहीं होती, इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो बहुत कम होता है। ये इलास्टिन कोलेजन जो हैं अगर आपस में मिल जाएँ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो ये ख़ास इलास्टिक टिश्यू पैदा करती है जिसे इलास्टोम्यूसिन बोलते हैं। इलास्टिन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड डेस्मोसिन, आइसोडेस्मोसिन, ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लाइसिन से डिराइव किए जाते हैं, वो पाए जाते हैं। और लाइसिनो जो है लाइसिनो
ल्यूसीन जो है ये भी इलास्टिन में जो है ये पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं केराटिन प्रोटीन की। केराटिन प्रोटीन जो इंसान है उसमें तो बालों में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है। जब जानवरों की बात करें तो उनके हॉर्न्स में, हूफ में पाई जाती है, उनके बालों में पाई जाती है। वूल जो कि ऊन बनती है उनके जिस्म में, उसमें पाई जाती है। परिंदों के ये फैदर्स में भी पाई जाती है। टॉर्टोइस का जो शेल होता है कछुए का, उसमें भी ये पाई जाती है। ये ड्राई सी है इन नेचर, फिब्रस है, और ये कोलेजन और इलास्टिन के मुकाबले में ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन नेचर होती है। लाइक कोलेजन, इसमें भी 3 हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रैप अप करके तो सुपर हेलिक्स यानी बहुत अच्छे तरीके से कॉइलिंग करते हैं और फिर ये पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोफिब्रिल। और केराटिन को प्रॉपर बनाने से पहले जो पॉलीमराइजेशन होती है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की, उसकी मदद से जो प्रोटीन बनती है उसे प्री केराटिन कहते हैं। फिर प्री केराटिन जो है आगे जाके मज़ीद मॉडिफाइड होती है, फाइबरस शक्ल में ये मज़ीद कॉइलिंग का शिकार होती है, तो फिर ये केराटिन प्रोटीन बनाती है। ये पानी में नहीं हल होती, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, डाइल्यूट एसिड्स या एल्कलीज में भी ये हल नहीं होती। अच्छा जी, इट हैज़ हाई सिस्टीन कंटेंट फॉर्मिंग क्रॉस लिंक्स बिटवीन पेप्टाइड चेन्स विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ थ्रू इट्स मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल्स में भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो चेन्स हैं प्रोटीन्स की, वो आपस में क्रॉस लिंक करती हैं, दो अलग रुख पर एक दूसरे के साथ गुजरती हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको सख्ती और तनाव जो है वो फराहम करती है। आगे हमने बात करनी है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स की या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। वो प्रोटीन्स हैं जो दीगर दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच हुई होती हैं। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स शामिल हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के साथ लिंक करती हैं, बेसिक इन नेचर होती है। मिसाल है इसकी हिस्टोन प्रोटीन। और इसके अलावा ये बहुत सारी बड़ी मिकदार में यीस्ट, थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे हार्ट के पास पाए जाने वाला एक ग्लैंड है, और जो स्पर्म्स हैं उनमें भी ये पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। ये फॉस्फोप्रोटीन्स है, सॉरी, ये फॉस्फोप्रोटीन जो है फॉस्फोरिक एसिड के मिलाप से बनती हैं, और ये दूध में कैसीन की शक्ल में और अंडे की जर्दी में वाइटलाइन की शक्ल में होती है। लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनती हैं। इसमें लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल जो है, लेसिथिन, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे खून में होती हैं, नर्वस सिस्टम में होती हैं, अंडे की जर्दी में होती हैं, दूध में होती हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स जो हैं इन्हें वैसे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटियोग्लाइकन्स की शक्ल में भी पाई जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में भी पाई जाती हैं, बस इनके यहाँ नाम दिए गए, डिटेल्स आपको नहीं दी गई। क्रोमोप्रोटीन्स जो हैं ये पिगमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, इनमें कलर इम्पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन है, इसमें हीम ग्रुप लगा होता है जिसमें आयरन होता है। इसके अलावा साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम्स जो हैं ये भी कलर इम्पार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट सेल्स में, पौधों में पाई जाने वाली स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें हमने पढ़ी थी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कैरियर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये वही वाले प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है, हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो एंजाइम्स में से वो फ्लेवोप्रोटीन की है, रोडोप्सिन की भी है। रोडोप्सिन बहुत सारे जो छोटे जानदार होते हैं उनकी रॉड्स में पाई जाती है। रॉड जो हैं ये स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स हैं जो कि आँखों में होते हैं, और ये देखने में, कलर इम्पार्ट वगैरह करने में मदद देते हैं। इसके अलावा इनमें जो मुख्तलिफ और कंपाउंड्स हैं जैसे कि राइबोफ्लेविन है, जैसे कि 11 वाइटामिन है, विटामिन ए, एल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली, ये असेसरी कंपाउंड्स हैं जो इन प्रोटीन्स के साथ लगकर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल करते हैं। मेटालोप्रोटीन्स की बात करें तो ये वो प्रोटीन्स हैं जिनमें मेटालिक एटम्स लगे होंगे। मिसाल के तौर पर फेरिटिन है तो इसमें आयरन लगा हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो इसमें जिंक लगा हुआ है, और सेरुलोप्लाज्मीन है तो इसमें कॉपर लगा हुआ है। आगे हमने बात करनी है डेराइव प्रोटीन्स की, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड करूँगी उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।